A very good morning, student. So, again we continue our important questions of life processes chapter. Okay, so let's start. We completed two questions in today's class. We started from third question. Okay, so let's start. In single-celled organism, diffusion is sufficient to meet all the requirements of food, exchange of gases or removal of waste, but it is not in case of multicellular organism. Explain the reason for this difference. So students, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि एक डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, आप सभी को पता है डिफ्यूजन होता क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ओके, या वाटर मॉलिक्यूल्स ना भी कह के मॉलिक्यूल से कह सकते हैं, ठीक है ना. तो जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हो किचन में कुछ बन रहा है ना. तो किचन में कोई भी चीज़ लाइक खीर बन रही है, तो उसकी खुशबू पूरे घर तक पहुंच जाती है, पूरे घर में फैल जाती है ना. तो वो कैसे फैल रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू. अब आप देखो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो कैसे बढ़ा है. किचन में बन रहा है तो किचन में उसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है. किचन से उस चीज़ की जो खुशबू है, उसका जो फ्रेगरेंस है, वो पूरे रूम्स में मूव कर रहा है. ओके, तो यही क्या है, यही तो डिफ्यूजन की प्रोसेस है. ओके, तो ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, ये सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. उनमें डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे मतलब मैकेनिज़म्स हो जाते हैं. लाइक जो हम लोगों में जो एक्सक्रीशन होता है, रिमूवल होता है वेस्ट मटेरियल का, तो हम लोग में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है उस चीज़ के लिए. बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, तो उनका एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं एक डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू. ओके, तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीज़ें डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्यों नहीं हो पाती हैं. तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, अगर आप ऐसे ही अपना सेंस यूज़ करोगे, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं. बहुत सारे सेल से क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू. टिश्यू से फिर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम. ओके, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है. तो हम लोगों में हर चीज़ के लिए ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं, है ना. लाइक हमारा नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे चीज़ सिस्टम का अपना अपना एक काम है जिसके थ्रू ये वर्क करते हैं. ओके, बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ऐसे सिस्टम्स हैं क्या, उनमें उसमें तो एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट है. वो सेल ही जो करना है करेगा, है ना. वो एक सेल ही उनकी पूरी बॉडी है, उनका पूरा स्ट्रक्चर है. तो वो कहाँ से इतना सारा प्रोसेस शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. और उसके बाद दूसरा चीज़ ये भी है कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से किसके कांटेक्ट में रहती है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहती है. एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहने की वजह से ये जितना ज़्यादा हो सके ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन आसानी से कर पाते हैं. बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसा हो पाता है कि नहीं. हाँ, अगर हम अपना ही एग्जांपल लें ह्यूमन बींग्स का, तो हम देखें कि हमारा कितना पोर्शन जो है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है. तो आप देखोगे कि ऊपर से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो तो है, लेकिन जो इंटरनली हमारा स्ट्रक्चर है क्या वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है क्या, नहीं. बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका तो पूरा बॉडी ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं. बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं. तो ये भी एक रीज़न है कि डिफ्यूजन के थ्रू सारी प्रोसेसेस यूनिसेलुलर में पॉसिबल है बट मल्टी सेलुलर में नहीं है. तो चलिए एक बार आंसर रीड कर लेते हैं. Unicellular organisms can absorb sufficient oxygen because of its complete contact with the atmosphere. But in multicellular organism, the rate of absorption and diffusion becomes very less because all cells are not in direct contact with the atmosphere. Multicellular organisms require greater amount of oxygen to sustain life processes, which cannot be fulfilled by the process of diffusion. ओके, तो वही सेम कह रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी पूरी बॉडी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है बट मल्टी सेलुलर की नहीं है. और मल्टी सेलुलर की बॉडीज़ जो है इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, उनको हर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो डिफ्यूजन के थ्रू ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी क्योंकि उनका बॉडी पूरी तरह से एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाए एज़ कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, तो ये सिंपल सा आंसर था, आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, टोमेटो, विनेगर, टैमरिन.
तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जितने भी इसमें मतलब जैसे टोमेटो है, विनेगर है, टैमरिंड है, इसमें कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं स्पेशली, वो हमको बताना है। ठीक है, तो लाइक टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर में होता है साइट्रिक एसिड। टैमरिंड किसको कहते हैं, इमली को, उसमें क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। ओके इसी तरह से आपको डिफरेंट चीज़ों का ही पूछ सकता है, लाइक लेमन का पूछ सकते हैं। तो लेमन में क्या होता है, सभी को पता है, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके तो आपको और भी कुछ चीज़ों के जो भी उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो याद रखना है। ओके हम लोगों के स्टमक में कौन सा एसिड होता है, यू नो वेरी वेल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके now the next question is draw a label diagram of human excretory system and label kidneys ureters on it। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में आ सकता है कि आप एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद कुछ लेबलिंग को बता दिया कि आप किडनी को लेबल करिए, यूरेटर को लेबल करिए। ओके बट आपको सारी लेबलिंग्स याद होनी चाहिए कि किसको क्या कहते हैं, लाइक यूरिनरी ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरेटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी क्या होता है, ऑर्टा, देन वेना कैवा। ओके तो ये सब चीज़ें। Now the next question is state the role of following in human digestive system। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ चीज़ों का रोल हमको बताना है। तो किसका किसका बताना है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का बताना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और विलाई का। ओके तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ये क्यों होते हैं फूड में, ये जो होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नाम से ही समझ में आ रही है, क्या करवाने में हेल्प करेंगे, एंजाइम डाइजेशन करवाने में, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेंगे। लाइक हम लोगों के फूड में कौन कौन से सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। लिपिड को ही क्या कहा जाता है, फैट भी कहा जाता है। ओके तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी एक एंजाइम के थ्रू ही तो ब्रेक डाउन होता है। कौन सा एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं टाइलिन, या फिर उसी का नाम है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। सबसे पहले डाइजेशन किसका शुरू हो जाता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट का होता है। जो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। ओके तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन जो है वो कौन सा एंजाइम कर रहा है, आपका सलाइवरी एमाइलेज, या उसी को हम कहते हैं टाइलिन। ओके वैसे ही फिर जब फूड धीरे धीरे नीचे आता है, स्टमक में आता है, स्टमक में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसका ब्रेक डाउन करवाते हैं, प्रोटीन का करवाते हैं। फिर पैंक्रियाज में जाता है, लीवर में जाता है, गॉल ब्लैडर में। तो ये सब जगह कुछ ना कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो चलिए रीड करते हैं। Food needs to be broken into their small or simpler molecules so that they can be absorbed into the bloodstream. However, the physical breakdown of food is not enough. Enzymes and hence needed for the chemical breakdown of food and speeding up the digestive processes. The products of digestion can hence be small enough to be absorbed. तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ये एंजाइम्स जो है ये डाइजेशन की प्रोसेस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, फास्ट कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं उसकी। ओके आप इस आंसर में और भी ऐड कर सकते हो। देखो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, तो आप इसमें जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक पैप्सिन है, ओके लाइपेज एंजाइम है, जितने भी आपने एंजाइम है ना, उन सब चीज़ों का फंक्शन बता सकते हो एग्जांपल करके। लाइक सबसे पहले कौन सा एंजाइम आ जाता है, हमारा सलाइवरी एमाइलेज। आप इसको बहुत सिंपल वे में भी इस तरह से लिख सकते हो, जस्ट अ मिनट। लाइक सबसे पहले एंजाइम हमारा कौन सा आ जाता है, आपका सलाइवरी एमाइलेज, इसी को आप टाइलिन भी कहते हैं। ओके सलाइवरी एमाइलेज लिख के फिर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके माउथ में, या फिर आप सलाइवा भी लिख सकते हो क्योंकि सलाइवा माउथ में प्रेजेंट होता है। अब ये एंजाइम किसका फंक्शन, क्या फंक्शन करता है, तो ये ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट का। तो आप उस चीज़ को वहाँ पे लिख देना, ऐसे रे डायग्राम बना के भी, जैसे इन केस कभी कभी होता है ना टाइम नहीं बचता है हमको पेपर में लिखने के लिए, तो अगर आप रे डायग्राम बना के भी कम टाइम में लिख सकते हो तो वो भी आंसर्स बहुत सुंदर दिखते हैं और चेकर को समझ में आ जाता है कि हाँ स्टूडेंट को पता है वो ये बताना चाह रहा है। ओके तो आप इस तरह से बता सकते हो। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स टू किल द जर्म्स विच माइट हैव एंटर्ड इनटू द सिस्टम थ्रू फूड। इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर द पेप्सिन टू एक्ट ऑन फूड टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। तो देखिए बता रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, वो जर्म्स को किल करने का काम करता है, जो भी फूड के थ्रू जर्म्स जा रहे हैं। या फिर आप देखते हो हम पूरे टाइम हम जैसे अगर बोलते हैं, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो कंटिन्यूसली हमारे अंदर जाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है जो कि क्या करता है, उससे लड़ता है। ओके तो इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या करता है, जर्म्स को किल करने का काम करता है।
देन ये एक एसिडिक मीडियम बनाता है, किसके लिए? पेप्सिन के लिए, ताकि वो पेप्सिन एंजाइम जो है वो क्या कर सके? फूड का ब्रेक डाउन कर सके, स्पेशली प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर सके। ओके, तो याद रखोगे पेप्सिन किसका ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन का करता है। वैसे लाइपेज एंजाइम किसका करता है? वो करता है आपका लिपिड का ब्रेक डाउन। ओके, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनका। देन लास्ट इज विलाई। विलाई जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो विलाई का सबसे मेन काम क्या है? ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीज़ों का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा, एब्जॉर्प्शन उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे कि ये आपका क्या है, समझिए, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें विलाई प्रेजेंट है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। ओके, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट है, ऊपर और नीचे दोनों की वॉल में प्रेजेंट है। मैं एक ही में बना के दिखा रही हूँ आपको। ओके, और एक ऐसे मैं प्लेन सरफेस वाला दिखा रही हूँ। मतलब डिफरेंस देखिए क्या होता है। तो देखिए जहाँ पे विलाई प्रेजेंट है वहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। लाइक ये विलाई है तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी होगा, इस तरफ भी, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ पे भी उसको स्पेस मिलेगा वहाँ वहाँ क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन हो सकता है पूरी जगह। लेकिन जहाँ पे प्लेन सरफेस एरिया तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बस ऐसे इस तरह से होगा, तो सरफेस एरिया क्या होगा? कम मिलेगा। बट यहाँ पे इस तरह से कर्व के फॉर्म में है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा कि ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। तो विलाई यही काम करवाता है। विलाई क्या करवाता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि एब्जॉर्प्शन जो है फूड का, वाटर का, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके, तो यही था आंसर। विलाई में क्या प्रेजेंट होता है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। ओके, सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ताकि मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ। ओके, ये तो मैंने चैप्टर्स तो सारी कंप्लीट कर दी, ये चीज़ें मैं अपनी तरफ से पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं यही चाहूँगी कि आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, मैं स्पेशली उन चीज़ों को पढ़ाऊँ। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।